जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स के जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमने ख़त्म किया कि रियल नंबर्स क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। दूसरा टॉपिक हमने ख़त्म किया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। और तीसरे टॉपिक पर हम चल रहे हैं जिसमें हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल कर रहे हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने ये देखा कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तीन विधियां हमने पढ़ी, जिसमें से पहली विधि है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। दूसरा था प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा है विलोपन विधि, मतलब एलिमिनेशन मेथड। कल हमने ग्राफीय विधि देख लिया था, ठीक है। ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज की हमारा टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। इसमें हमारे पास दो मेथड थे। पहला ग्राफिकल मेथड, जिसको हम बोलते थे हिंदी में ग्राफीय विधि। और दूसरा था अलजेब्रिक मेथड, या इसी को बोलते हैं बीजगणितीय विधि। इस बीजगणितीय विधि में दो तरीके हमें पढ़ने थे। पहला था प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगला था नेक्स्ट मेथड, वो था विलोपन विधि। और इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड दो चरों वाले रैखिक समीकरण को, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास दो वेरिएबल थे, एक्स और वाई, ठीक। अब ये कल हमने देख लिया था। अब हम आज आगे बढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिस्थापन विधि। या सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, देखिए इसका नाम ही है, हिंदी के नाम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। प्रतिस्थापन का मतलब एक दूसरे के स्थान को क्या करना, लेना, ठीक है। मतलब प्रतिस्थापित करना, एक को हटा करके दूसरे को वहां पर रखना। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन इसका मेथड देख लेते हैं कि क्या करेंगे हम। सपोज हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। और दूसरा दिया गया है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशन है जहां पर a1, b1, c1, a2, b2, c2, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, मतलब अचर। अचर का मतलब इनका मान आपका बदलेगा नहीं, जो बदलेगा वो एक्स और वाई का बदलेगा, और एक्स और वाई का मान ही हमें क्या करना है, निकालना है।
क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से आप कर तो किसी भी इक्वेशन में सकते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालिए, तो a2x क्या मिला, तो x की वैल्यू, ये x की वैल्यू जाकर के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे क्या मिलेगा आपको, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में केवल एक अननोन है, वो है y। अब आप y का मान इससे इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कहने का ये मतलब है एक इक्वेशन से किसी एक किसी एक चर की वैल्यू निकालना है, या तो x की या y की, और वो दूसरे इक्वेशन में जाकर के पुट कर देना है, बस इतना सा करना है। आप चाहे इसको इधर पुट कीजिए या इधर वाली इक्वेशन से मान निकाल कर इधर पुट कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। आंसर आते ही आपको चेक जरूर करना, और चेक करने का तरीका आपको क्या बताए हैं कि उनको इन दोनों इक्वेशन में पुट करना है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब आंसर गलत है। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके। तो अपनी बुक खोल लीजिए और उस बुक में एग्जाम्पल से चालू करते हैं चीजें। ये आपका पहली विधि है, प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का देख लेंगे अपना, यही सेम बुक एनसीईआरटी। सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही क्रमांक होगा 3.3.1। हम क्वेश्चन सीधे लेते हैं, मेथड इसमें समझ गए हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मेथड जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, 7x - 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये दिया गया है। क्या कीजिए, यहां से x की वैल्यू निकालिए। क्यों, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि x का कोफिशियंट क्या है, 1। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 2y। तो ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2, यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हमने निकाला, इसको कहाँ रख दिया, 1 पर। तो क्या मिलेगा, 7, x का मान 3 - 2y -15y इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई कीजिए, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 14 और 15 कितना आया, -29y, ठीक, इज इक्वल टू 2 - 21। तो -29y इज इक्वल टू -19। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या मिला, 19/29। ये y का मान मिल गया, और ये y का मान जा करके किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। हमने यहाँ पर पुट कर दिया 2 में, तो x का मान क्या मिल जाएगा, 3 - 2। तो x का क्या मान क्या मिला, 17 में से 8 गए, 9 8 17, और 5 में से 3 गए 2, तो x का मान आ गया 1। गड़बड़, 4।
50 बटे x और y के मान मिल गए। यहाँ पर देखिए आंसर आपका सेम आ रहा है। आपको वहां भी आंसर नहीं देखना, आपको अपना आंसर देखना है कि सही है गलत। उन इक्वेशंस में जाकर पुट कर दीजिए। तो x का मान 49/29 है और y का मान 19/29, जाकर के वहां पर पुट करेंगे। 49/29, 19/29 यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 7, x का मान है 49/29 -15, y का मान है 19/29। इसको सॉल्व कीजिए। 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 9 63, 7 दूना 14 और 6, 7 9 63, 7 चौक 28 और 6 34/29 -15 × 19, 19 पंजे 95, 19 से करना 19 और 9 285/29। हर सेम है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 13 में से 5 गए 8 और 13 में से 8 गए 5 डिवाइडेड बाई 29 और 29 दूना 58 2 और राइट साइड में आपके 2 ही लिखा है। इसका मतलब कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ भी पुट कर दीजिए, देखिएगा आप 3 निकल आएगा। ठीक है, राइट साइड में आपको 3 मिल जाएगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। तो प्रतिस्थापन विधि में या सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक जगह से इक्वेशन निकाल करके दूसरी जगह, एक जगह से वैल्यू निकाल करके दूसरी जगह रख देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 जो लिखा है, क्या लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, ये आयु वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपके कंपटीशन में और यहाँ पर एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी सॉल्व करने की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? बिल्कुल मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, मान लेते हैं, माना आफताब की आयु, आफताब की एज कितनी है, एक्स वर्ष का है। ये वर्तमान आयु है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब आज की। और आफताब की पुत्री की आयु मान लेते हैं, वो मान लेते हैं वायु वर्ष, ये आज की है। अब आप सोचिए कि अगर आज आप 10 साल के हैं तो आज के 3 साल पहले कितने साल के होंगे, 7 साल के। सीधी सी बात ये है, 3 साल पहले। तो 7 साल पहले की बात कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, यहाँ पर लिखिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, वो क्या हो जाएगी, x-7, 7 वर्ष पहले। और 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y-7। अब क्या कह रहा कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु पुत्री की आयु के कितने गुनी थी, 7 गुनी। तो यहां पर लिख लीजिए x-7, x-7, ये माइनस है, इज इक्वल टू पुत्री की आयु का 7 गुना। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आज से 3 वर्ष आगे, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालिए। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या निकलेगी, x+3, 3 उसमें जोड़ देंगे। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या निकलेगी, y+3।
क्या कह रहा कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब x+3 आफताब की आयु पुत्री की आयु के कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना। इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या मिला? हमारे पास दो इक्वेशन है। रेखीय विधि से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि रेखीय विधि कल आपको बता चुके हैं। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे आपको। तो इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को लिखिए, x-7 इज इक्वल टू 7y-49। तो x इज इक्वल टू क्या मिला? 7y, 7 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7y-42। इक्वेशन फर्स्ट। इसी इक्वेशन फर्स्ट को ही चेंज कर दिए। अब यहां पर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? x+3 इज इक्वल टू 3y+9। तो x इज इक्वल टू क्या मिला? 3y+3 इधर जाएगा तो 6। इक्वेशन 2, 1 और 2 आपको मिल गया। इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन मिल गई। तब आप क्या करेंगे? दोनों तरफ x है, जब लेफ्ट साइड x है यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड अगर x इज इक्वल टू दिस है, x इक्वल टू दिस है, तो आप लेफ्ट साइड अगर इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो फिर क्या कर दीजिए, x का ये वाला मान उठाकर यहाँ रख दीजिए, या x का ये वाला मान उठाकर यहाँ रख दीजिए, आपकी मर्जी। तो मैं इधर इधर वाले मान को उधर वहां पर ले जा करके रख सकता हूँ। तो 3y+6 इज इक्वल टू 7y-42। 42 को इधर लाइए और 3y को इधर ले जाइए, तो 7y-3y इज इक्वल टू 6+42, 48। तो 4y इज इक्वल टू 48। तो y इज इक्वल टू 12। अगर y 12 है तो x का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो x का मान क्या हो जाएगा? 12 त्याई 36 और 6 42। तो मतलब आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? 42 वर्ष। और उनकी पुत्री की आयु कितनी है? 12 वर्ष। हम इस आयु से इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। देख लेते हैं। क्या कह रहा? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी हो जाएगी? इसमें से 7 घटा लीजिए तो कितना बचा? 35। और इसमें से 7 घटा लीजिए तो कितना बचा? 5। अब 5 और 35 में कितने गुना का अंतर है? 5 का 7 गुना 35 है। इसका मतलब कि ये सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा? 3 वर्ष बाद मैं केवल तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 45। और इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 15। तो 15 का 3 गुना क्या है? 45। इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। आफताब की आयु है 42 वर्ष और उनकी पुत्री की आयु क्या है? 12 वर्ष। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो ध्यान दीजिए। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो, इक्वेशन बनाना ना समझ में आ रहा हो, हमेशा आपको वर्तमान आयु से ही शुरू करना है इक्वेशन को। प्रेजेंट आयु ही x और y माननी है, फिर उसमें से जितने वर्ष पीछे कहे उतने वर्ष घटा दीजिए, जितने वर्ष आगे कहे उतने वर्ष जोड़ दीजिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इक्वेशन सही बनी तो आपका आंसर सही आ जाएगा। आंसर आने के बाद आप इसमें रख करके चेक जरूर कर लीजिएगा। मैक्सिमम 10-20 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उस 10-20 सेकंड में आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं। मतलब हमने सॉलिड नंबर लेने के लिए अपना टाइम व्यतीत किया है या केवल टाइम पास किया है। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया है कि एग्जाम्पल सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनसे आपको तरीके मिलते हैं अलग अलग तरीके से सोचने का। केवल ये कि एग्जाम्पल राइटर ने बुक में अपने आप सॉल्व कर लिए हैं तो वो गलत बात है। ठीक है, एग्जाम आपको देना है, भविष्य आपको बनाना है, इसलिए सॉल्व भी आप ही को करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपया है।
4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना है? 18 रुपए। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य निकालिए। तो मान लीजिए पेंसिल का मूल्य कितना है? x। और रबड़ का मूल्य कितना है? y। कितनी पेंसिल हैं? 2 पेंसिल और 3 रबड़, इनका मूल्य है 9 रुपए। फिर क्या है? 4 पेंसिल और 6 रबड़, इनका मूल्य है 18 रुपए। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या मतलब है? अगर मैं देखूं यहीं से, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वही इक्वेशन आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सेकंड वाली। और जब ऐसी कंडीशन हो, मतलब a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, तो उसके क्या होते हैं? अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो x और y की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। सपोज हम ये कंडीशन जल्दीबाजी में नहीं देख पाए, हमने क्वेश्चन पढ़ा और सोचा कि सब्स्टिट्यूशन विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कीजिए, कहीं से x का मान निकालिए। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन से x का मान निकाल रहा हूँ, तो 2x बराबर क्या आएगा? 9 माइनस 3y। तो x बराबर आएगा 9/2 माइनस 3/2y। x का ये मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या मिला? 4। x की वैल्यू 9/2 माइनस 3/2y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, प्लस 6y है इज इक्वल टू 18। 2 दूना 4, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 3 दूना 6। यहाँ से आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गया, मतलब यहाँ पर अचर है ही नहीं। जब अचर नहीं है तो y की आप कोई भी वैल्यू रखिए, ये इक्वेशन होल्ड करेगी। x की कोई भी वैल्यू रखिए, ये इक्वेशन होल्ड करेगी। जब इसके अनंत हल हैं तो इसका मतलब कि सबका आंसर अलग अलग आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारा क्या है कि इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास अनंत हल नहीं पूछ रहा, हमें तो केवल एक पेंसिल एक रबड़ का मूल्य निकालना है। और एक पेंसिल एक रबड़ का हमें कोई फिक्स मूल्य होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि इसके अनंत हल होंगे, हम इसके ये लिखेंगे कि अचर हैं 2 और समीकरण है 1। ये एक ही समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसी समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो ले दे करके घुमा फिरा करके एक ही समीकरण लिखा है। तो जब अचर 2 हैं और समीकरण 1, तो हमने आपको कल ही बता रखा है कि जितने अचर हों, जितने अननोन हों, उतनी ही इक्वेशन चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। अगर उतनी इक्वेशन नहीं मिल रही हमें तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो हम ये लिख देंगे कि इसका कोई भी मूल्य पॉसिबल नहीं है, कोई भी मूल्य संभव नहीं है। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर बात पेंसिल और रबड़ की हो रही थी। अगर पेंसिल रबड़ की ना होती, केवल ये इक्वेशन दी होती और पूछता कि इसका हल निकालिए, तो हम क्या लिखते कि इसके अनंत हल हैं, इसका कोई एक हल नहीं है। ठीक, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? 2 रेल पटरियां समीकरण द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? तो सीधी सी बात यह है, ये हमसे ये पूछ रहा है कि क्या ये इक्वेशन होल्ड कर रही है। अगर ये इक्वेशन होल्ड कर रही है तो काटेंगी तब जब उसका एक क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर ये ऐसे आ गई तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये ऐसे आ गई तो इसका मतलब क्या है? पैरेलल लाइंस, मतलब समांतर रेखाएं। और जब समांतर हैं तो 2 पटरियां अगर समांतर हैं तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, समांतर का मतलब ही है कि इनमें दोनों में समान अंतर है। कहीं भी आप किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो समान अंतर आएगा, जैसे रेल की पटरी होती है। ठीक, तो देख लीजिए ये क्या लिखा है? x + 2y
-4, तो -4 को इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा है, 2x + 4y इज इक्वल टू 12। इसको देखने से क्या नजर आ रहा है, 1/2, 1/2, a1/a2, b1/b2, और c1/c2 करेंगे तो क्या आएगा, 1/3। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई हल नहीं है। कल ही आपको कंडीशन बताए थे। और जब कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर काट देती तो इसका क्या होता, यूनिक हल होता, अद्वितीय हल होता। अगर एक दूसरे पर कोइंसाइड करती, मतलब संपाती होती, तो इसके अनंत हल होते। लेकिन जब पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी, लेकिन जब ये पैरेलल लाइन हो गई, मतलब उनका स्लोप बराबर है, तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक, ये देखिए, ये इन्होंने सॉल्व किया है प्रतिस्थापन विधि से। सॉल्व कैसे किया है, एक से इक्वेशन ले जा करके दूसरे में पुट कर दीजिए। जब दूसरे में इन्होंने पुट किया तो इनकी इक्वेशन ऐसे बन गई। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि -4 0 के इक्वल हो? लेफ्ट साइड राइट साइड क्या होने चाहिए, बराबर। इसी वजह से यहाँ पर ये लिखा है कि जो कि एक असत्य कथन है। मतलब ये वाला कथन क्या है, असत्य। जब ये असत्य कथन है, इसका मतलब कि दी गई समीकरणों का कोई हल नहीं है। इसलिए ये दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, मतलब सब्स्टिट्यूशन विधि से सॉल्व कीजिए। कौन सा इक्वेशन आपको बता दें। सपोज मैं फोर्थ बता रहा हूँ, बाकी सब तो आप कर ही लेंगे। फोर्थ और फिफ्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोर्थ क्या कह रहा है, 0.2x + 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x + 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखिए यहाँ पर दशमलव के पहले कितने अंक हैं, एक, एक, एक। तो हम इसको इजी बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो हमारा काम चलेगा, बस दशमलव में गुणा का करने का ध्यान रखिएगा। तो हम वो गलती ना हो, इस वजह से हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी दशमलव के पहले कितने अंक हैं, डेसिमल के पहले कितने अंक, वो डिजिट हैं, 1। तो इस वजह से यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किए। अगर इसके बाद दशमलव के पहले कितने अंक होते, 2, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते। 3 होते तो किसका मल्टीप्लाई करते, 1000 का। ठीक, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2x + 3y इज इक्वल टू 13, और फिर बनती 4x + 5y इज इक्वल टू 23। क्या कीजिए, यहाँ से ये है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो x का मान 2 में रख रहे हैं इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर x का मान निकालिए, तो 2x बराबर क्या मिला, 13 - 3y। फिर x बराबर क्या मिला, 13/2 - 3/2y। ये x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में। तो क्या मिला, 4x, सॉरी 4x + 5y इज इक्वल टू 23 है। तो 4, x का मान क्या है, 13/2 - 3/2y + 5y इज इक्वल टू 23। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, 4 × 13/2 माइनस 4 × 3/2y + 5y इज इक्वल टू 23। तो 2 दूना 4, 26 - 6y + 5y इज इक्वल टू 23। ठीक, तो क्या मिला, 6y में से 5y तो -y, 26 इधर गया
तो -26, तो -y इज इक्वल टू 23 - 26, तो -y इज इक्वल टू -3, मतलब y इज इक्वल टू क्या मिला 3। y इज इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सपोज यहाँ पर पुट करना है, ठीक। तो y इज इक्वल टू 3 मिला, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 13, तो x बराबर क्या मिला 7/2। हमारा आंसर सही है या गलत, वहां पर जा करके रख करके देखते हैं। तो x का मान 7/2 मिला और y का मान, सॉरी गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, y का मान 3 यहाँ पर रखिएगा, तो 3 त्रिक का 9, 13 में से 9 गए 4, तो x बराबर क्या मिला 2। तो x का मान 2 है, y का मान 3, यहाँ पर जा करके रख कर देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 इंटू 0.2 कितना मिला 0.4, और y का मान 3 रखेंगे तो 3 इंटू 0.3 0.9, 0.9 और 0.4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1.3। यहाँ पर रख कर देख लीजिए, 2 रखेंगे यहाँ पर तो 0.8 हुआ, और अगर 3 रखेंगे तो 1.5 हुआ, 0.8 और 1.5 क्या हुआ 2.3, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है फर्स्ट के, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से, यहां से मैंने क्या किया √3x इज इक्वल टू लिखा √8y, तो x बराबर क्या मिला √8, x बराबर मिला √8 डिवाइडेड बाई √3y। x का ये मान यहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए, तो क्या मिला √2 इंटू √8 डिवाइडेड बाई √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला √8 इंटू √2 √16 बाई √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √16 का मतलब 4y प्लस 3y, 3y कैसे आया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 7y बाई √3 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या मिला 0। y का मान 0 जहां भी पुट करेंगे तो x का मान भी क्या मिल जाएगा 0, ठीक। तो x और y के मान मिल गए, वहां पर पुट करके देख लीजिए, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है तो इसका मतलब कि सही है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, 16 नहीं है। ये थोड़ा फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इस वजह से आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इनसे डरिएगा मत, प्रोसेस वही अपनाइएगा। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से x का मान निकाला, आप चाहें तो y का भी मान निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 13/6 माइनस y/2। x का मान निकालने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो क्या मिला x बराबर 3, 13/16 माइनस y/2, तो x बराबर क्या मिला 39 सॉरी ये बार बार 16 लिख जा रहा है, 39/6 माइनस 3y/, x का ये वैल्यू जा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा 3
बाई 2, एक्स का मान रखिए 39/6 माइनस 3y/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला, 3 इंटू 117 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 9y/4 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। y तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 का 12, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, इनका 4 और 3 का एलसीएम कितना आया, 12, इस 12 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 3 आया, उस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 9 को, तो ये हो जाएगा -27y। या तो एलसीएम विधि से निकालिए या इनको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से इसको 4 से इसको, तो -20y डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू -2 -117 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आया, -47y डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, वही हाल यहाँ पर 1 और 2 का, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको, तो 4, तो -121 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक, तो y का मान क्या निकला, ये आ जाएगा 47y डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 121/2। तो y का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 121 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 47, तो 2 छक 12, y का मान निकला, ये कैंसिल होगा, 7 त्रिक 21 नहीं होगा, 6 कम 6 12 छंगा 78/47, ये y का मान आया। y का ये मान वहाँ पर पुट कर दीजिए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 13/6 माइनस y/, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स डिजिट जो है निकलते नहीं हैं, तो कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर शायद गलती है, ये इधर जाएगा तो ये 2 की बजाय 12 आएगा, तो ये 24, और 24 अगर है तो 117 और 24, 117 और 24 कितना आएगा, 7 4 11 और 2 1 3 1 4, 141। ठीक, और अगर ऐसा है तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी,
y की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y की वैल्यू मिलेगी 141 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 47। तो 47 इंटू 3 करेंगे तो 141 आएगा, फिर 2 इंटू 6, तो क्या मिला, y इज इक्वल टू 18। ठीक, और y इज इक्वल टू 18 मिला, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर रख करके देख लेते हैं। तो x/3 प्लस y की वैल्यू 18 रखिए, तो 2×9 = 18, x/3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस 9। ठीक, तो x/3 इज इक्वल टू 13, 9×6 = 54/6, 3×2 = 6, x इक्वल टू मिला 1/41/2। ठीक है, तो 41/2 ये मिला, और y इज इक्वल टू 18। जरा देखते हैं कि हमारा ये वैल्यू सही है या गलत। ये फर्स्ट इस सेकंड इक्वेशन में रखिए, तो ये क्या मिलेगा, 41/6, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, प्लस 18 को 9, इसका मतलब कि ये माइनस में मिलेगा, तो ये माइनस में आएगा। तो 9×6 = 54, 54 माइनस 41, 54 माइनस 41 डिवाइडेड बाई 6, तो आ जाएगा 13/6। इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट करके देख लेते हैं कि सही है या गलत। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आना चाहिए, जैसे सेकंड में आया। यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, 3/2, एक्स का मान है -41/2, -5/3, और y का मान है 18। इसका मान निकालिए, -3, 3×4 = 12, 123/4 माइनस 3×6 = 18। ठीक, तो ये क्या हो गया, 6×5 = 30, 3/2 x -41/2, और y 18, तो ये कितना हो गया, -123 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 4। राइट साइड सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब कि हमारा आंसर गलत है। चलिए एक बार फिर से इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। (3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2), x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/। इसका दूसरा तरीका, फ्रैक्शन में गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो एक काम करते हैं, इतना गुणा भाग ना करना पड़े, इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, इस डिजिट का इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक 6, 6 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं ताकि ये जो हमारा भिन्न के रूप में इक्वेशन दी गई है वो थोड़ा आसान लगे। ठीक, एक लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 6 से गुणा करने पर इक्वेशन 1 और 2 दोनों को, बोथ, तो क्या करेंगे, -2 × 6, तो हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी, 2×6 = 6, 3×2 = 6, यह आ जाएगा 9x - 10y
इज इक्वल टू -12, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दो इक्वेशन, दो अननोन, एक से x की वैल्यू निकालिए। सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू जा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या मिला? 9 इंटू 13/2 माइनस 3/2y माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये कितना हुआ? 13 नवैया 117 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 27/2y माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक, क्या आया? 2 20, 20 और 27 47 से हो जाएगा -47y/2 इज इक्वल टू -12 प्लस वो माइनस 117/2। ठीक, तो क्या आया? -47/2 y इज इक्वल टू, ये हो गया -24 माइनस 117 माइनस 141 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू मिला 3। y इज इक्वल टू 3 मिला तो y इक्वल टू 3 यहाँ पर जा कर के पुट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? x/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/6। तो x/3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस 3/2। तो ये कितना मिला? 2 त्याई 6, 9, 4/6। तो x/3 इज इक्वल टू 4/6। तो x का मान क्या मिला? 2। तो x का मान 2 मिला और y का मान 3। x और y का मान सेटिस्फाई करके देखते हैं। अगर सही होगा तो हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगा। अगर गलत हुआ तो फिर देखते हैं कि दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं। ठीक, तो x का मान 2 और y का मान 3 रखते हैं। पहले इक्वेशन 2 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 2/3 प्लस 3 एलसीएम लीजिए 6 या इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 13/6। राइट साइड में है 13/6, सही है। वहाँ पर पुट कीजिए तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 माइनस 5 क्या आना चाहिए? -2। इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। बात समझ में आ गई? फ्रैक्शन वाले भी सही होता, कहीं ना कहीं देख लीजिएगा उसमें कैलकुलेशन में गलती होगी और कुछ नहीं है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो पहले उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या लिखा है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और फिर लिखा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ठीक, पर अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि, तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो क्या कीजिए, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए तो 2x बराबर क्या मिला? -24 प्लस 4y। तो x बराबर क्या मिला? 2 से भाग कर दीजिए, -12 प्लस 2y। x की ये वैल्यू ले जा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो क्या मिला? 2 -12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। मल्टीप्लाई कीजिए तो -24 प्लस 4y
प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो 7y, 24 इधर आएगा प्लस में, 24 और 11, 4 1 5, 35। तो y बराबर क्या निकला 5। y बराबर 5 कहीं भी जाकर रख दीजिए, सपोज मैं इसमें रख रहा हूँ। x बराबर क्या मिलेगा -2। x बराबर -2, y बराबर 5। क्या ये आंसर सही है? इसको चेक करने के लिए यहाँ पर रखिए। अगर मैं x बराबर -2 रखता हूँ तो क्या मिलेगा -4, और y बराबर 5 रखता हूँ तो 5 से ही 15, 15 -4 11, सही है। सेकंड इक्वेशन में पुट करके दीजिए तो -4 हो जाएगा और -20, -4 और -20 -24, इसका मतलब सही है। तो x और y की मान हमें पता चल गए। x और y के मान जब पता चल गए तो हमें क्या करना है, m का मान निकालना है। जब y बराबर क्या दिया है, mx प्लस 3, ठीक। तो y बराबर क्या दिया है, mx प्लस 3, और y बराबर जब mx प्लस 3 दिया है तो y का मान रखिए 5, x का मान रखिए -2, 3 उधर जाएगा तो 5 -3 2 हो जाएगा। तो m का मान आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -2 -1। ये आपका m का मान है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले यहाँ से x और y को सॉल्व कर लीजिए और वही x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो m का मान निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कितने क्वेश्चन बाकी हैं। चलिए, यही 5 हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, लेट, माना अब एक संख्या, एक नंबर क्या है x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा y। अंतर क्या है 26, हमें नहीं पता कौन सी संख्या बड़ी है तो हम x माइनस वाई लिख लिए 26। फिर क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, जिसको हमने बड़ा माना है वही 3 गुना होगी। तो x बराबर क्या है, दूसरी संख्या का 3 गुना 3y। x बराबर 3y यहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y बराबर 13। y बराबर 13 यहाँ पर पुट कर दीजिए तो x बराबर क्या मिला 39। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देख लीजिए, 13 का 3 गुना है 39, और दोनों में अंतर कितना है 26 का, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। कहीं कोई दिक्कत हो इक्वेशन बनाने में तो अच्छे से चीजें समझ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले ये जान लीजिए कि संपूरक कोण कहते किसे हैं। संपूरक कोण वो होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं पूरक कोण। ठीक, संपूरक कोण क्या होता है, जब दोनों का योग क्या हो जाए 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें संपूरक कह रहा है तो इसका योग क्या है 180, और मान लेते हैं कि x बड़ा है तो x बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो y प्लस 18। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या करेंगे, हम लोग किस पर चल रहे हैं, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो x का ये मान यहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए।
तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना आया? 162। तो y बराबर 81 डिग्री। मतलब एक कोण 81 डिग्री का है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 81 प्लस 18 99। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए और वो आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड में क्या कह रहा है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए बल्ले का मूल्य मतलब बैट का मूल्य एक्स है और गेंद का मूल्य बॉल का मूल्य क्या है? वाई। तो कितनी गेंदें हैं? 7 बल्ले 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है? 3 बल्ले 5 गेंदे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। एक जगह से x का मान निकालिए तो x का मान क्या निकलेगा? 1750 माइनस 5y बटे 3। ये मान जा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक। तो 7 1750 बाई 3 माइनस 5/3y प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करते ही आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा किसी भी इक्वेशन में, आपको x का मान पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक। चलिए, तो माना, देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है, मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे दिल्ली में है। दिल्ली में क्या है? ऑटो का फेयर जो है वो ऐसे है जिसमें मीटर्ड ऑटो है। ये एक एग्जांपल है, इससे थोड़ा समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। उसमें क्या कह रहा है कि अगर आप मीटर वाले ऑटो में बैठेंगे तो मीटर आपके बैठते ही वो मीटर डाउन कर देगा। मीटर डाउन करने का मतलब कि मीटर ऑन कर देगा और आप उसको बता दीजिए कि हमें यहाँ जाना है, वो चलना स्टार्ट कर देगा। जब आप उसके मीटर को चलते हुए देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि 3 किलोमीटर तक वो मीटर आपको एक फिक्स चार्ज दिखाएगा 25 रुपए। जैसे ही 3 किलोमीटर से आगे बढ़ा, 3.100 मीटर चला, तो फिर इसमें कुछ पैसे ऐड हो जाएंगे। सपोज 1.5 रुपया ऐड हो गया। ये जो 1.5 रुपये ऐड हुआ ये अब इस मीटर के हिसाब से 3 किलोमीटर के बाद पर मीटर के हिसाब से किराया है। तो वही चीज यहाँ पर है। मान लेते हैं जो हमारा नियत किराया है, फिक्स। फिक्स का मतलब नियत। जो किराया है, फेयर है, वो क्या है? एक्स। और पर किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर का जो है वो है वाई। ठीक। अब इसमें क्या कह रहा कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए टोटल किराया कितना है? 105। तो एक्स प्लस 10 किलोमीटर की दूरी और उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से वाई किराया। ये टोटल किराया है 105। इक्वेशन फर्स्ट। 15 किलोमीटर के लिए 155 देना पड़ रहा है। तो 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इक्वेशन 2। ठीक। अब आप इस इक्वेशन से x और y के मान निकाल लीजिए। पहली इक्वेशन से x का मान सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ से यहाँ। तो पहली इक्वेशन में x का मान क्या निकलेगा?
वो निकलेगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो 105 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 5y, 105 इधर गया तो 50, तो y बराबर 10। y बराबर 10 है तो x का मान क्या निकला? 5। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है दोनों इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या लिखा है, नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना हुआ? 5 रुपया। और पर किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 10 रुपया। तो हमें 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा? तो 25 किलोमीटर में नियत भाड़ा 5 है और 25 किलोमीटर में पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए का चार्ज। तो कितना हो गया? 255 रुपया। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। फिक्स वाला हमेशा रहेगा, चाहे आप चलिए या ना चलिए। जितनी दूरी चलेंगे पर किलोमीटर वाला उसके हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने 10 किलोमीटर चले तो 10y, 15 किलोमीटर चले तो 15y, 25 किलोमीटर चले तो 25y। ठीक, चीजें बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़िए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन भी आपके कंपटीशन में और बाकी जगहों पर पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या कह रहा? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मान लेते हैं वो भिन्न क्या है? x बटे वाई। ये है फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न। मान लेते हैं x बटे वाई है। अंश में हम क्या कर दिए? न्यूमरेटर में दोनों में 2 जोड़ दिए, x प्लस 2 और y प्लस 2। तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 9 बटे 11। ये इक्वेशन फर्स्ट है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 3 जोड़ दीजिए, तो कितनी हो गई? 5 बटे 6। इक्वेशन 2। भिन्न ज्ञात कीजिए। इनको क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहली इक्वेशन में बना करके दिए दे रहा हूं आपको। तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। समीकरण 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो क्या मिला? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। समीकरण 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन, एक से वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दीजिए और मान निकाल लीजिए। मान निकालने के बाद आप आंसर जरूर चेक कीजिएगा। x और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 बटे 11 मिलेगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह यहाँ पर निकालेंगे तो 5 बटे 6 मिलेगी। आंसर जरूर चेक कीजिएगा। आंसर चेक करे बिना आप छोड़िएगा नहीं क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में मत बढ़िएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? यही क्वेश्चन है एग्जाम्पल वाला। उसमें भी 7 गुना था और 3 गुना है। इसका मतलब कि इनकी आयु क्या है? एक की 15 है और दूसरे की 45 है। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इक्वेशन में बनाए दे रहा हूं। मान लीजिए जैकब की आयु x और उनके पुत्र की y। 7 क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5, तो इनसे पुत्र की आयु से 3 गुनी हो गई। इक्वेशन फर्स्ट। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन, सब्स्टिट्यूशन विधि से आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्रतिस्थापन विधि आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के अनेक तरीके हैं। चूंकि अभी हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, इस वजह से हम इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किए। जब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। और जब हमारे पास ओपन होगा, मतलब हमें ये नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि इस विधि से सॉल्व कीजिए, तो हमारी मर्जी कि हम किस विधि से सॉल्व करें। ठीक है, तो ये अभ्यास कीजिएगा आप। अभ्यास बहुत जरूरी है, हमेशा अभ्यास करते रहिए। आपका एग्जाम हो या ना हो,
अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कितनी जल्दी आप आंसर तक पहुंचेंगे ये आपके अभ्यास पर डिपेंड करेगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको 100 पर 100 मार्क्स लाने वाले और 1 सेकंड में या 1 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले लोग भी मिलेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अभ्यास पर डिपेंड करेगा। आपका जितना अभ्यास होगा आप आंसर तक उतनी जल्दी पहुंचेंगे बिना गलती के। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और अभ्यास नहीं है तो आपको बार बार अपने अंदर आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आप बार बार पीछे बैक करके देखेंगे कैलकुलेशन कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, और तब तक में टाइम बीत जाएगा। ठीक है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वापस से उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा क्वेश्चन में रख करके कि क्या हम सही आंसर तक पहुंच पाए हैं या नहीं। ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।